डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में विदेशियों के बारे में हम डिस्कशन किए हैं, जिसमें यूनानी एवं रोमन लेखक के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको चीनी लेखक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि भारत में जितने भी चीनी लेखक आए वह सब बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और बौद्ध धर्म के सभी एविडेंस को कलेक्ट करने आए थे और बौद्ध धर्म के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करके उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के यात्रा पर यानी चीनी लेखक आए। तो सभी चीनी यात्री, हम आपको बताए हैं कि सभी चीनी यात्री बौद्ध थे और उन्होंने भारत के बौद्ध धर्म के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जो यात्रा की वह भारत में की, क्योंकि भारत बौद्ध धर्म का गण है। तो जाहिर सी बात है, सर्वप्रथम जानने का यह प्रयास कीजिए कि पहला जो यात्री आए चीनी लेखक वह फैयान आए। तो फैयान जो है गुप्त राजा यानी गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फैयान जो है आए। तो चलिए हम देखते हैं कि इन एंशियंट चीनी लेखक जो चीनी लेखक सर्वप्रथम भारत में आए तो कौन आए? तो वह फैयान आए। एक नंबर में एक में कौन आए थे? फैयान। फैयान इन्होंने यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय यानी 315 से 315 टू 315 से 415 के बीच भारत की यात्रा की थी। ओके, तो आप लोग सर्वप्रथम जाने की चीनी लेखक जो सर्वप्रथम आए वो फैयान आए। और कब आए? वो गुप्त राजा यानी गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 315 से 415 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। और जब इन्होंने भारत की यात्रा की तो जाहिर सी बात है उस समय के तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ओके, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो फैयान का जो आपको जानने का फैयान के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फैयान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं फैयान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में व्याख्या किया और इसने मध्य प्रदेश की जनता को जाहिर सी बात है सुखी और समृद्ध बताया है। ओके,
तो इस चीज़ को भी आप लोग जानिए कि चीनी लेखकों में फाहियान ने मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बारे में काफी व्यापक रूप से व्याख्या किया है। हाँ जी हाँ, ओके। फाहियान ने मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बारे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। या ओके। और वर्णन किया है और मध्य प्रदेश के जनता को काफी सुखी और समृद्ध बताया है। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए हैं। और जानिए कि वही फाहियान ने भारत में 14 वर्षों तक रहा और बौद्ध धर्म के सभी जो है बौद्ध धर्म के सभी विषय वस्तुओं को काफी व्यापक रूप से उन्होंने अध्ययन किया। इस चीज को भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं कि फाहियान के बाद जो भारत में किसका आगमन हुआ, तो वह थे समयुगन। और वह आए थे 1518 ईस्वी में। और उसने भी बौद्ध धर्म के विषय में काफी जानकारी प्राप्त करके अपने साथ ले गए। तो चलिए इस चीज को भी हमारी आती आप लोग समझ गए कि बौद्ध धर्म यानी जो दूसरा लेखक थे वह थे समयुगन। ओके, इन्होंने 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की। और यात्रा भारत में की तो जाहिर सी बात है इन्होंने 3 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? समयुगन ने 3 वर्षों तक भारत में रहे।
और 3 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को बौद्ध धर्म के एविडेंस को क्या किए, कलेक्ट किए और अपने साथ ले गए। ओके, तो इन सब के बारे में आप लोग भली बात समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरा, जो चीनी लेखक थे वो कौन थे, तो उसके बारे में जानिए आप लोग। ये तीसरा चीनी का लेखक का नाम था हैन सॉन्ग, और यह कनौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आए थे। इसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में हैन सॉन्ग भारत आए थे। तो इस चीज को भी आप लोग जानिए। तीसरा लेखक कौन था, तो तीसरा लेखक जो भारत में आए थे हैन सॉन्ग। ओके, यह कनौज के राजा हर्षवर्धन या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। तो हैन सॉन्ग ने कब आए थे, तो 629 कब आए थे, 629 ईस्वी में जो है चीन से भारत के लिए प्रस्थान किए थे, जाहिर सी बात है। और 645 ईस्वी में यहाँ से भारत से वह चले गए। तो 15 वर्षों तक वह भारत में जो है काफ़ी व्यापक रूप से भ्रमण किया और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की और पुस्तकों का निर्माण किया, ग्रंथ का एक निर्माण किया, जो 139 देशों के भ्रमण करने के बाद उस ग्रंथ का निर्माण किए थे, जिसका नाम था CU। ओके, तो इस चीज़ को हम आप लोग जानिए। और उन्होंने हैन सॉन्ग के, जाहिर सी बात है, हैन सॉन्ग का बारे में उस समय के तत्कालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के बारे में काफ़ी व्यापक रूप से उन्होंने अपने ग्रंथ में चर्चा की। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हैन सॉन्ग जो कनौज के राजा हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन का शासन था 606 से 647 ईस्वी, यानी हर्षवर्धन का शासनकाल था 647। अब इसमें हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि हैन सॉन्ग ने 629 ईस्वी में हैन सॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किए और एक वर्ष के
भ्रमण के बाद भारत पहुंचे। ओके, तो इस चीज को आप लोग जानिए कि 629 में चले और 101 ईयर के भ्रमण के बाद भारत पहुंचे। 630 ईस्वी में भारत पहुंचे और 15 वर्षों तक भारत में रहे और पूरे भारत में जो है पूरे भारत का विस्तृत रूप से व्यापक रूप से भ्रमण किए और बौद्ध धर्म के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की। जाहिर सी बात है, तो वह 645 ईस्वी में भारत से चले गए थे। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन इस 15 वर्षों में, यानी कहने का अर्थ है कि 15 वर्ष 15 वर्षों में हैंसॉन्ग जो है 6 वर्ष तक 15 वर्षों में 6 वर्षों तक वह नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, नालंदा जिले में, तो 6 वर्षों तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। ओके, जिस वक्त वह अध्ययन कर रहे थे, जिस समय वह अध्ययन कर रहे थे, तो इस चीज को जानिए कि उस समय उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वह शिलभद्र थे, यानी आचार्य शिलभद्र थे। इस चीज को भी आप लोग जानिए कि इस समय, यानी उनके अध्ययन करते समय विश्वविद्यालय का विद्यालय का कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ओके, इस चीज को आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है, हैंसॉन्ग ने एक ग्रंथ का भी रचना की और हैंसॉन्ग ने क्या की, एक वृत्तांत लिखी। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम ओके, और यह ग्रंथ और यह ग्रंथ 139 देशों के भ्रमण करने के बाद इसकी रचना। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने इस ग्रंथ में 138 देशों का भ्रमण किया था। लेकिन नेक्स्ट आते हैं कि इस हैंसॉन्ग ने इस पुस्तक में हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर काफी व्यापक रूप से व्याख्या किया था। और इस पुस्तक में, यानी सीयू नामक जो ग्रंथ हर्षवर्धन ने लिखे थे 139 देशों के भ्रमण करने के बाद, तो इस पुस्तक में आप लोग जानिए कि इस पुस्तक में
इस पुस्तक में उन्होंने इस पुस्तक में हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर काफी व्यापक रूप से वर्णन किया। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि हर्षवर्धन जो है, इनका हैंसॉन्ग का एक जीवनी लिखने वाला का नाम था हल्ली। तो हैंसॉन्ग का जीवनी किसने लिखा? तो हैंसॉन्ग का जीवनी जो है हल्ली ने लिखा। तो इस चीज को जानिए कि हल्ली हैंसॉन्ग का मित्र था। हल्ली कौन था? हल्ली जो है हैंसॉन्ग का मित्र था और उन्होंने हैंसॉन्ग का जीवनी लिखा था और इसमें उसने उस समय यानी तत्कालीन भारत के बारे में काफी व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से वर्णन यानी उसके बारे में, हमारे भारत के बारे में काफी डिस्कशन किए थे। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका जो चीनी यात्री थे वो कौन थे? तो वो थे नेक्स्ट चीनी यात्री जिसका नाम था इत्सिंग। इत्सिंग इन्होंने 613 से 715 613 टू 715 इन्होंने 613 से 715 के लगभग भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा की। ओके, इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि इत्सिंग जो है 613 से 715 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की और इन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या किया? अध्ययन किए और उस समय के भारत के बारे में काफी व्यापक रूप से जो अब है अपने वृत्तांत और लेख में व्यापक रूप से इत्सिंग ने चर्चा किए और प्रकाश डाले कि भारत में राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति क्या है। और उन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने एविडेंस है उसको कलेक्ट करके अपने साथ ले गए। तो इस कंटेंट को वाली बात आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अरबी यात्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके।